शुभ संध्या। परमाणु के इस 5वें दिन की क्लास में आपका अभिनंदन, स्वागत। परमाणु का ये वो अंश स्टार्ट हो जाएगा जहां से इसके आंकिक प्रश्नों पे, हालांकि आपका इतना गंभीर आंकिक है नहीं, लेकिन गणित थोड़ी सी हल्की फुल्की टच करते हुए जो सैद्धांतिक चीजें हैं वो बतानी जरूरी। परमाणु संख्या हेडिंग लगी हुई है और ये परमाणु संख्या आपने पिछली क्लास में भी इसका प्रारूप देखा जरूर था। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या, उसकी परमाणु संख्या बताती है और इसे जेड से डिनोट। ये जेड आपके काम का है कि किसी भी परमाणु के लिए जेड इंगित करता है। इस तरह का सवाल जब बनेगा तो वो जेड इंगित करता है परमाणु संख्या। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। एक ही तत्व है तो परमाणु संख्या समान होगी। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। अब ध्यान रखना, ये परमाणु संख्या क्या, तो प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु संख्या है, तो उनके जो तत्वों को परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है किसी भी तत्व को। ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी रहा हुआ है कि तत्व को किस आधार पर संदर्भित किया जाता है, तत्व के गुणों को किस आधार पर संदर्भित किया जाता है, तो सीधा सा उत्तर है प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन के लिए Z1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। कार्बन के लिए Z6 होगा, क्योंकि इसमें नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये कम से कम 3 बार हमने पढ़ लिया है और आगे आ ही जाएगा। वैसे विशिष्ट रूप से एक फिर भी स्मृति में रखा जाए तो ये जो नाभिक डिनोट किया है, इस नाभिक को ठीक से देखेंगे तो यहां पर ये भाग दिखाई देगा। एक P होगा और एक N होगा। P प्रोटॉन को निरूपित करेगा और N न्यूट्रॉन को निरूपित करेगा। इससे नाभिक बनेगा और इसको एक नाम बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। न्यूक्लियॉन्स जब बोला जाएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की स्थिति आएगी और ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं इनको परमाणु संख्या, इनकी संख्या परमाणु संख्या मानी गई है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं। इसलिए आपको यह भी कहा जा सकता है कि प्रोटॉनों की संख्या से ये परमाणु संख्या निरूपित होती है। लेकिन ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये द्रव्यमान संख्या को निरूपित करेंगे। ये आ गया आपके द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु, अब मुझे लगता है कि पढ़ने से पहले ही दिमाग में आपके अच्छे से चला गया होगा तो बेहतर है। ये P और N है, ये आपके द्रव्यमान संख्या को दिखाए। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। 2 अंडरलाइन आपकी होनी चाहिए, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे और दूसरा द्रव्यमान संख्या पे। वो काम आसान किए देता हूं कि जब आप इस नोट मेकिंग पैटर्न बोलते हैं कि हम नोट मेकिंग कर रहे हैं या नोट मेकिंग पैटर्न पर पढ़ रहे हैं, तो फिर ये पूरा नोट हो जाने के बाद ये 2 अंडरलाइन आपके होने चाहिए। ये जब आप रिकॉल कर रहे होते हैं या रिवीजन कर रहे होते हैं तो वो 2 अंडरलाइन ही आपको वो पूरा लाइन पढ़ने के बराबर का काम कर देती है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, सामान्य सी बात है। कार्बन का द्रव्यमान 12U। अब यहां पे सुनिए, ये देख लीजिएगा कि ये पहले एक शब्द आया था AMU, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में चलता था। अब इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई, इसको सीधा U भी लिखने लग गए हैं। तो 12U है कार्बन का, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि किसी का द्रव्यमान संख्या 12 है और उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है, तो फिर आप
उसका न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यदि हमें इस लाइन में ये पता चले कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है और हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6 है, तो फिर हमें पता चलना चाहिए कि कार्बन के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, तो वो 6 होती है। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 यूनिट माना गया है। एल्यूमिनियम को स्पेसिफाई करके इसलिए दिया गया है क्योंकि द्रव्यमान का एक विशिष्ट संबंध बताया जाएगा आपको। किसी परमाणु को, ये बड़े गौर से देखिएगा, और खासकर वे सारे विद्यार्थी जो विज्ञान स्ट्रीम से नहीं है, ये कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है आपको, जैसे कार्बन से लिख दो, ये कार्बन, ये 6 और ये 12। पहले ये ऐसे भी लिखा हुआ दिखा होगा, ये 6 और ये 12, ये स्थितियां होती थी। लेकिन अब आजकल इस प्रतिरूप में देखा गया है, ये 6 है और ये 12 है और ये C लिखा हुआ, जिनका संबंध विज्ञान से नहीं रहा है, उनके लिए ये बड़े काम की चीज है। और फिर दोबारा जब आप ऐसी कई परिस्थितियां देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे क्या चीज है। ये बीच में जो लिखा है वो परमाणु का नाम दे रखा है, परमाणु का प्रतीक कह सकते हैं आप, नाम तो नहीं कहेंगे, ये प्रतीक है। कार्बन को C से लिखते हैं और ये इसका परमाणु क्रमांक है, मतलब इसके अंदर मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये 12 जो है वो इसका परमाणु द्रव्यमान है, इस परमाणु का द्रव्यमान है, यानी ये परमाणु क्रमांक है और वो परमाणु द्रव्यमान है। ये परमाणु को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है वैज्ञानिक जगत का, और वही आपको दिखाया है। समस्थानिक और समभारिक दो नाम आएंगे, बड़े काम के भी है, और समस्थानिक तो वैसे ही बहुत उपयोगी होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, याद रखिएगा, और इसको आसान ऐसे कर देता हूं कि समभार, भार जो है ना उसका संबंध द्रव्यमान से होता है। हालांकि हम बहुत ज्यादा साइंस गहराई से ले जाएं तो फिर भार जो होता है वो mg हो जाता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण का। लेकिन उतना गहराई में मत जाओ, आप खाली ये समझ लो भार मतलब द्रव्यमान। भार किसका होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान समभारिक, भार समान, भार को आप द्रव्यमान समझ लीजिए, द्रव्यमान समान। समस्थानिक तो परमाणु संख्या समान, समभारिक में द्रव्यमान समान। दो परिभाषाएं आपको अपने दिमाग में डालनी है। पहली यह है कि वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान है या द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो फिर उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी, और जिनके परमाणु संख्या समान है उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। वापस आ जाता हूं, समभारिक से शुरू करूंगा मैं ताकि ये फंडा ही क्लियर हो जाए आपका। समभारिक यानी समान भार, भार को मैंने लिख दिया द्रव्यमान, समान द्रव्यमान। तो अगर द्रव्यमान समान है तो परमाणु संख्या क्या होगी? वो भिन्न होगी, वो भिन्न भिन्न होगी। कौन? परमाणु संख्या। द्रव्यमान समान है तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? समभारिक। अब इसके विपरीत, क्योंकि जब भी आपको कहा था क्लासिफाइड करना है या वर्गीकृत करना है या फिर अंतर करना, डिफरेंशिएट करना है उसे,
तो दोनों को समान रूप से याद मत करो, एक को याद करके उसका अपोजिट ले लो। एक हमने ले लिया है और एक हमने एक शब्द से ही लिया है। रिपीट सुनिएगा, मैंने केवल आपको एक शब्द दिया है संभारिक, जिसका समान भार हो। भार को मैंने द्रव्यमान मान लिया, जिसका द्रव्यमान समान हो। तो जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होगी उसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी, यह अलग से बताने की जरूरत नहीं। ऐसे तत्व को समभारिक तत्व कहा जाएगा। अब अगर मुझे कोई पूछे कि इसकी विपरीत क्या बात हुई, तो इसकी विपरीत बात यह होगी कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न होगा लेकिन परमाणु संख्या जो है समान होगी, तो उसका नाम क्या होगा? समस्थानिक होगा। ये रहा पीछे। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, यही बता रहे थे आपको, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अब यहां सीधे समस्थानिक को उदाहरण बता दिया है। वो है हाइड्रोजन के 3 रूप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके क्या रूप होते हैं वो समझना। ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसमें इसके नाभिक के अंदर जो ये 0, 1 और 2 की स्थिति होगी, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें एक होगा, इलेक्ट्रॉन एक होगा, इलेक्ट्रॉन एक होगा। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है 1 और न्यूट्रॉन 0। इसका प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इसका प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2, यानी ये 3 रूपों में होगा। इनके प्रोटॉनों की संख्या तो सदैव समान होगी, एक ही रहेगी, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या किससे बदल गई? उसके अंदर जो न्यूक्लियन के अंदर जो नाभिक है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जहां 0 था वहां तो परमाणु द्रव्यमान एक ही रहेगा। इसका द्रव्यमान काउंट करूं, परमाणु द्रव्यमान, तो ये एक ही रहेगा। ये 1, इसका परमाणु द्रव्यमान काउंट करूं तो 2, और इसका परमाणु द्रव्यमान काउंट करूं तो 3। यहां से एक बहुत अच्छा सवाल पनप चुकता है आपका। ये समस्थानिक है किसके? हाइड्रोजन के। नाम क्या है वो ठीक से पहचान लीजिएगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम पहला और आखिरी वाला तो टीएम है। पहला, किसी भी प्रोटोजोआ शब्द सुना होगा जीव विज्ञान में, साइंटिफिक जगत में जब पहली चीज आती है उसको प्रो बोल दिया जाता है, और तीसरे नंबर पे आया है तो ट्राई बोल दिया है। इसमें जोड़ा क्या है? टीएम ही तो जोड़ा है, तो प्रोटियम और तीसरा वाला ट्राइटियम। रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और दूसरा वाला, दूसरा बोल ही रहे ना, दूसरा, तो ड्यूटीरियम। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, क्योंकि ये आवाज वापस नहीं उठे कि ये तीनों नाम याद नहीं हो रहे हैं। नाम इतने अच्छे प्यार से याद हो रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। साइंटिफिक जगत में पहला प्रो और तीसरे को कहते हैं, 3 को कहते हैं ट्राई। बस मुझे टीएम जोड़ना है, प्रोटियम और वो ट्राइटियम। अब बच रहा है मेरे पास दूसरा, तो दूसरा जब बोलता हूं तभी मुझे ड्यू आ जाता है, और ड्यू फैक्टर आएगा तो टीरियम हम काम कर जाएंगे। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसके अंदर की बात, मतलब जहां से सवाल को थोड़ा भारी बनाया जा सकता है, सवाल को हल्का और मिडिल वेट का रखना है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम पूछ लीजिए। अगर इसको हैवी वेट का बनाना है तो फिर इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ लीजिए। तो आपको अतिरिक्त मेहनत यहां पे भी नहीं करनी है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम जैसे आपने पढ़ लिया, तो आप याद रखिएगा समस्थानिक में एक तो आपने पढ़ा है कि इन सबके इलेक्ट्रॉन समान रहेंगे,
तो परमाणु क्रमांक तो 111 हो गया। अब गणना कहां से शुरू होती है? 0 से, तो 0 का यूज कीजिए। 0 पहले में डालिए 0, दूसरे में डालिए 1, तीसरे में डालिए 2। आपके 3 प्यारे शिष्य हैं, तीनों के का महत्व आपकी नजर में 1 नंबर पे ही है। तो अब आपको ज्ञान देना ही है, तो किस आप एक को देंगे, फिर दूसरे को देंगे और तीसरे को देंगे। पहले वाले को थोड़ा कम देंगे, दूसरे को उससे थोड़ा ज्यादा देंगे और तीसरे वाले को थोड़ा ज्यादा देंगे। तो इस तरीके से समझतानी एक्सप्लेन। हम आते हैं समस्थानिक पे ही कुछ और बताया है इन्होंने। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है और किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। यह एक अच्छी बात है। यह सही और गलत जैसे सवालों में आ सकता है कि समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। अगर आपको पता है तो आप सीधा मानेंगे हाँ। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। यह ध्यान रखिएगा, समस्थानिक के रासायनिक गुण तो होंगे समान और भौतिक गुण अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो रासायनिक संगठनात्मक रूप से थोड़ी विविधता लेगा, लेकिन उसका जो परमाणु क्रमांक 1 है तो वो भौतिकता उसकी बदलेगी, लेकिन संगठनात्मक रूप से जो है वो है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन भौतिक स्वरूप में उसके 3 रूप हो चुके हैं, या कह सकते हो आप एक बहुरूपीय रूप में आ चुका है ये 3। जबकि वास्तविक रूप से तो वो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन से बाहर उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन हाइड्रोजन के रूप में ही 3 अनेक रूप रख रहा है, वो अनेक रूपता पाई जा रही है। तो समस्थानिक कहें या बहुरूपता के दो एक बात। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35 U एंड 37 यूनिट है, जो एक आपके 3:1 में रहता है। ये क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा। एक समस्थानिक के कह रहे हैं क्लोरीन है। अब क्लोरीन आपका 17, अब इसका परमाणु द्रव्यमान के बारे में ये कह रहे हैं कि एक क्लोरीन जो है वो 35 U का है और दूसरा 37 का है, लेकिन इसकी संरचनात्मक रूप से ये मौजूद कितना रहेगा उसमें ये बताया कि इनका अनुपात 3:1 रहेगा। 35 वाला 3 भाग रहेगा और 37 वाला 1 भाग रहेगा। तो गणितीय आंकड़ा आया है, थोड़ा सा आपके पास देख लेते हैं। हालांकि बड़ा सिंपल है, लेकिन कई बार क्या होता है गणित नाम से भय लग जाता है, लेकिन जितनी आसानी से उसे समझेंगे उतना ही वो आसान होता चला जाएगा। 35 ये वो है जो उन्होंने पहला भार बताया 35 का, ये वो है जो दूसरा भार बताया यूनिट इकाई के अंदर। अब इसको बोला था कि ये 3:1 में, तो 3:1 का मतलब 75% एक तरफ और 25% एक तरफ। एक अनुपात कैसे आया? ये 75% और ये 25%, तो ये 25 से जब मैं इसको सरलीकृत करूंगा तो 3:1 आ जाएगा। तो 75 से तो गुणा, 75 किसमें से? 100 में से। यदि हम 100 माने तो उसका 75, तो 75/100 और 25/100 से इसको हल कर दीजिए, इसका वास्तविक रूप आ जाएगा। तो अब आप देखें इसको, ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/4। ये स्थिति एक आई है और ये स्थिति दूसरी आएगी। इसको और हल कर दीजिए। ये हो गया, इसको और हल कर दीजिए। ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए।
35.5 ये क्लोरीन का द्रव्यमान माना गया है। कहां से आया वो आपके सामने स्पष्ट हो चुका। क्लोरीन के 2 समस्थानिक मौजूद होते हैं जो 3:1 में जुड़े हुए रहते हैं, और इससे उनका औसत द्रव्यमान जब ज्ञात करते हैं तो 35.5 है। सीधा पूछ सकता है, और अगर वो चाहे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना तो उनके पास मौका है। मुझे लग रहा है कि आपकी ये पीडीएफ का एक पेज होगा, इस समस्या से आपकी निजात है। आप ये सवाल कभी गलत नहीं कर पाएंगे। फिर यहां कुछ विशिष्ट बातें हैं समस्थानिकों से रिलेटेड, और ये कई परीक्षाओं में बेहतर स्थिति में होता है। आपके फर्स्ट ग्रेड की तरफ इस नजर नहीं गई है, तो स्वाभाविक है कि ये अपने रूप में एक बार स्थान बनाएं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है ईंधन के रूप में। एक किसका? यूरेनियम का भारी तत्व है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। और कार्बन के समस्थानिक भी इनके लिए बड़े काम के हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। अब आया समभारिक, जिससे हमने समस्थानिक को समझा था। हमने समस्थानिक को समझने के लिए पहले समभारिक समझ लिया था, तो अब आपको समभारिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समभारिक का उदाहरण भी साथ के साथ एक बार देख ही ले तो बड़े अच्छे उदाहरण हैं। ये ऑर्गन है और ये कैल्शियम है। इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसका परमाणु क्रमांक 18 है, और दोनों का ही जो द्रव्यमान है वो 40 का है। तो इस तरह से ये समभारिक का एक अच्छा उदाहरण है। गणितीय मैंने कहा था कुछ कुछ ये ले रखे हैं। आणविक द्रव्यमान, किसी परमाणु का आणविक द्रव्यमान उसके संगठन में जितना भी वो मौजूद है उसका एक सापेक्ष द्रव्यमान है, जिसे हम आपकी परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं। आणविक द्रव्यमान सापेक्ष है, और एक आएगा इकाई द्रव्यमान, तो वो सीधा मूल का है। अब जैसे H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, H क्या परमाणु द्रव्यमान, क्या H का परमाणु द्रव्यमान 1, और H2O में ये H का परमाणु द्रव्यमान ये तो हो गया 1, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ये है 16। अब इनमें लगे कितने? 1 × 2, ये तो H का, प्लस 1 × 16, तो इसकी स्थिति कितनी हो गई? 2 और 16 18। ये आपका आंसर होगा सापेक्ष आणविक द्रव्यमान के लिए। जो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है वो इसका 18 हो जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान जब हम परिकलित करेंगे तो देखना, इसमें H का परमाणु द्रव्यमान 1, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। ये हम जानते हैं, तो H का 1 × 1 हो जाएगा, क्योंकि H एक ही है इसमें, प्लस N 1 है तो 1 × 7 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16। यहां स्थिति होगी 1 + 7 +
48, यानी 56 यू जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से HNO3 में जो स्थिति बनेगी, HNO3 में H1 और N वन और N का 1 × 14, ये हो जाएगा 14 और 1 15, 1 + 14 + 48 बराबर 63 यू। 63 यू इसका आंसर हो जाता है। फिर आता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान में स्थिति वही रहेगी। ये पूरी चीज इसलिए उठा के लाया हूं ताकि आप जब वापस उसको पढ़ेंगे तो एक पढ़ने के साथ वो पूरी क्लास रिकॉल हो जाएगी। दोनों में अंतर केवल सापेक्षता का है, उसके अलावा वो का वही काउंट करना है हमें। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे आणविक का किया है, और अंतर केवल इतना होगा कि यहां पर उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठन आयन होते हैं। तो NaCl का एक एग्जांपल दिया है। NaCl में देखना, जैसे लिखते हैं NaCl, तो Na का और Cl की, ये Na के 23 यूनिट बता रखे हैं और Cl के 35.5 बता रखे हैं, तो ये 58.5 सीधा सीधा परिकलित ही है आपके सामने। और एक परिकलन और अपने लिए छोड़ दिया, CaCl2। तो आप कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या 40, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या 35.5। तो कैल्शियम कितना भाग है 1, ये 40 प्लस क्लोरीन के 2 हैं 35.5 के, ये हो जाएगा 40 और वो हो जाएगा 71, और ये होगा 111 U इसका। इस तरीके से इकाई द्रव्यमान भी हमारा कंसल्ट हो गया। और उधर से जो सूत्र इकाई द्रव्यमान था वो और आणविक द्रव्यमान वो दोनों ही आपके आंकिक प्रश्न से रिलेटेड हो गए हैं। एक इसमें से बच गया है, वो है मूलानुपाती और आणविक सूत्र, क्योंकि आणविक आया है ना, तो ये भी समझ लीजिए आप। एक तो आणविक सूत्र और एक है मूलानुपाती सूत्र। अब एक ही उदाहरण से दोनों चीजें बता दूं। ये H2O है,
आणविक सूत्र में अणुओं से निरूपित कर जो स्थिति बताई जाती है वो आणविक सूत्र हो जाएगा, और मूलानुपातिक सूत्र में जाएंगे तो इसका मूल सरलतम अनुपात वो मूलानुपातिक सूत्र होगा। तो इसमें उपयोग क्या हो रहा है, या तो HO लिखेंगे या फिर OH लिखोगे, ये आपका मूलानुपातिक सूत्र बता देगा, और आणविक सूत्र अनुरूप में प्रदर्शित होना ही होना है। फिर एक संकल्पना आई थी मोल संकल्पना। मोल संकल्पना को रिप्रेजेंट करते हैं आवोगाद्रो संख्या से, और आवोगाद्रो संख्या का एक निर्दिष्ट मान होता है, लेकिन वो किस तरह से उपयोगित होता है वो जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे एक समीकरण आपके सामने दे रखा है कि ये जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये मिलकर बनता है जल। तो जो आवोगाद्रो संख्या होगी, जो इसकी मोल संकल्पना है, जो इसका मोल है, वो हाइड्रोजन परिकलन के लिए, ऑक्सीजन परिकलन के लिए और जल के इस यौगिक परिकलन के लिए ये अपना अपना महत्व रखेंगे, और इन कुल को भी अलग तरीके से वो प्रदर्शित करते हैं। भाषा समझें आप इसको। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ क्रिया करके जल बनाएगा। हाइड्रोजन अणु के 4 यूनिट ऑक्सीजन और 32 यूनिट के साथ किसके ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके ये 36 जल का बनाता है। तो ये एक तरीके से, अब इसे निरूपित करने के लिए मोल का प्रयोग हुआ था। मोल इकाई आई थी, एक नई इकाई ली गई थी मोल, और ये प्रस्तावित थी जिसका ये प्रतीक आ गया। आपके SI यूनिट में मोल का प्रतीक पूछे तो केवल MOL होगा, वहां ई नहीं लगेगा। और इसका मान जो सबसे ज्यादा काम का है, आवोगाद्रो संख्या पूछी जाती है तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये इसका मान है। Na वैसे ये इस तरीके से निरूपित होगा आपका कि आवोगाद्रो संख्या, ये किसकी, आवोगाद्रो की संख्या को बता रहा है, और ये इसका संख्यात्मक मान होता है। मोल इकाई में दिखाने के लिए आवोगाद्रो संख्या का प्रयोग किया जाएगा। आवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो 6.022 इंटू 10⁻23 रहेगा। अब बताना यहां पे ये था कि वहां जो हाइड्रोजन आएगा उसमें जब आप जल बना रहे हैं, उस मोल संकल्पना को समझ लीजिएगा। जब आप जल बना रहे हैं तो आपने H2 प्लस O2 H2O बनाया है, बैलेंस करेंगे तो ये स्थिति रहेगी। तो हाइड्रोजन कितना बन रहा है, 2, ऑक्सीजन कितना भाग ले रहा है, 1, और ये जल के कितने अणु बने हैं, 2। जल के 2 अणुओं का निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, यानी कुल 4, ऑक्सीजन के 2। तो वो आनुपातिक रूप से जब सामने आएगा तो इसके लिए, जल के लिए आवोगाद्रो का मान 2 इकाई के साथ गुणज में आएगा। आपके हाइड्रोजन के लिए ये 4 इकाई के साथ गुणज में आएगा, और ऑक्सीजन के लिए ये 2 के साथ गुणज में आ जाएगा। ये परमाणुविक रूप से ये 1, सरल अनुपात इसके 2 और 1 भी होंगे। यहां पर एक चार्ट दे रखा है। ये चार्ट आपका जो कार्बन की स्थिति मोल के क्रम में दे रखी थी कि 12 ग्राम कार्बन है, तो इसमें ये आवोगाद्रो संख्या को निरूपित करके कार्बन के परमाणु को इसकी सापेक्षता के साथ तुलनात्मक रूप से आपको बताया है। हाइड्रोजन के परमाणुओं का 1 मोल यदि हम गणना करें तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, और ये हाइड्रोजन परमाणु की आवोगाद्रो संख्या होगी। किसी भी कण, परमाणु, अणु या आयन का 1 मोल उन कणों के सापेक्ष द्रव्यमान
में ये होगा और अणुओं का एक मोल आणविक द्रव्यमान के क्रम में ये होगा। मतलब जल के उदाहरण से अगर आप समझें तो हाइड्रोजन का अवोगाद्रो संख्या, ऑक्सीजन की अवोगाद्रो संख्या और वो जो जल बना है उस जल अणु की अवोगाद्रो संख्या, ये तीनों अपने रूप में निरूपित होंगी। परमाणु अणु से रिलेटेड एक भाग जो आप नोट मेकिंग के तौर पे आपको रिप्रेजेंट नहीं हुआ था तो वो बता देते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाएगा और ये 10⁻⁻⁹ मीटर होगी, जिसको 1 नैनोमीटर कहा गया है। फिर कुछ सापेक्ष आकृति दिखाई गई है हाइड्रोजन की, जल अणु की, हीमोग्लोबिन की त्रिज्या मीटर के अकॉर्डिंग। नैनोमीटर से संबंधित कुछ पूछ ले तो पूछ ले, अन्यथा कि केवल आपके एक पाठ्य पुस्तक का भाग हो सकता है। इस तरह से परमाणु और अणु संबंधित लगभग सभी चीजें खत्म कर दी गई है और नोट क्वेश्चन जैसे ही आपको एक पहला क्वेश्चन आर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, फिर जब भी ये महामैराथन के रूप में रिपीट होगा तो साइंस को 2-2, 3-3 भागों को, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनको अलग अलग रूप से आपको एक फाइनल क्लास और मिल जाएगी एग्जाम से पहले। तो बेटर है कि वहां हम इस स्थिति में रहेंगे कि कोई भी अंश विज्ञान से संबंधित छूटना नहीं चाहिए। बस विशेष हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।